हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था, आइए इसको डिस्कस करते हैं वापस एक बार थोड़ा सा। हम लोगों ने सीन और एंटी पढ़ लिया था और सीन और एंटी में बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड सिस्टम का एग्जांपल लिया है, तो उससे कनेक्टेड एटलीस्ट एक एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल था डाइजीन का, लोन पेयर ऑन सेम साइड, तो क्या हो गया सिन, एंड अपोजिट साइड तो क्या हो गया एंटी। फिर इसको हमने ईजेड में देखा, ईजेड में लोन पेयर को कौन सी प्रायोरिटी देते हैं? एलपी गेट्स एलपी, तो ये एचपी क्या हो गया जेड, यहाँ ये एचपी ये क्या हो गया ई, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर बात करी थी हम लोगों ने एल्डॉग जाइम में। एल्डॉग जाइम में हम बात करते हैं HNOH के रेफरेंस पे। HNOH सेम साइड ऑफ RRS, तो सिन, एंड अपोजिट साइड है तो एंटी। और हमने देखा इसका नाम लिखना भी हमने आपको सिखा दिया था। इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ो, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड बने उसी से नाम है। एसिटल्डिहाइड बना तो नाम क्या हो गया एसिटल्डॉक्जाइम। HOH ऑन सेम साइड तो सिन एसिटल्डॉक्जाइम, HNOH ऑन अपोजिट साइड तो एंटी एसिटल्डॉक्जाइम। ऐसे यहाँ पे देखिए HNOH ऑन सेम साइड तो सिन, और ये कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है बेंजल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया बेंजल्डॉक्जाइम। यहीं पर आइए इनका ईजेड निकालिए, यहीं पर इसका ईजेड निकालें। जैसे हमने यहां पर निकाला सिन और एंटी का ईजेड निकाला कि नहीं निकाला, ऐसे आपको यहां पे भी निकालना है। तो बताओ कैसे बताओगे? इसे बताओ CH3 और H में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? तो ये हमारा बन जाएगा HP, और OH और लोन पेयर में OH हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी बना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये हो गया आपका Z। कॉपी में लिख लेना जरूर। यहां देखो बेटा, यहां पे बनेगा HPA और यहां पे बनेगा HPA, तो प्यारे बताओ अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया दिस इज द E। नीचे वाले बता सकते हो, यहां पे पीएच वाला क्या बनेगा आपका HP, यहां OH वाला क्या बनेगा आपका HP, HP ऑन अपोजिट साइड है तो ये भी क्या है E। अब देखना थोड़ी देर पहले, इससे पहले एग्जांपल में सिन वाला जेड था, बहुत ध्यान देखना बेटा, सिन वाला जेड है लेकिन यहां सिन वाला क्या हो गया E। एग्जांपल समझना, यहां पर सिन वाला जेड है और एंटी वाला ई है, और यहां पर देख सकते हैं तो आपका दिख रहा है सिन वाला ई है और एंटी वाला जेड है। यानी एक चीज और क्लियर हो गई, जैसे सिस और ट्रांस का ई और जेड से कोई लेना देना नहीं है, वैसे सिन और एंटी का भी ई और जेड से कोई लेना देना नहीं है। आप एक रूल नहीं बना सकते, ठीक ना। और ई जेड कैसा होता है आपका यूनिवर्सल होता है, जहां सिस ट्रांस है वहां भी ई जेड है, जहां सिस ट्रांस नहीं है वहां भी ई जेड है, जहां सिन एंटी है वहां भी ई जेड है। समझ में आया? लेकिन चाहे सिस ट्रांस हो, चाहे ई जेड हो, चाहे सिन एंटी हो, पहले शो क्या करना चाहिए GI। क्या इतनी मेरी बात पिछले क्लास में हो चुकी थी? चलो सब आई सब, कीटोक्साइम के बारे में सारी चर्चा कर दी थी मैंने, इसको सिन की तरह भी लिख सकते हैं और एंटी की तरह। लेकिन ईजेड में बताओगे क्या बोलोगे इसको? क्यों नहीं बताओगे? ईजेड में क्या बोलोगे इसको? ईजेड अगर आपको देना हो तो बताओ। वेरी गुड, ये क्या होगा आपका HP, बोलो ना, ये आपका हो जाएगा HP, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर HP। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है E, और ये E का E ही रहेगा, ये E ही है। समझ में आया? यहाँ तो हमने सिन और एंटी लिख दिया अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, सामने वाले के रेफरेंस में मिथाइल सिन, इधर वाले के रेफरेंस में इथाइल एंटी, लेकिन रहेगा कैसे ये E। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलो फिर हम आ चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ GI में, यहां भी हमने चर्चा करी थी प्यारे बच्चों। आपको दिख गया था सिस और ट्रांस में जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल, बिकॉज यहां पर क्या है रिपल्सन, सेम साइड ऑफ RS में रिपल्सन ज्यादा।
लेकिन जनरली बोला था, नॉट ऑलवेज। जैसे ये भी सिस है और ये ट्रांस है, यहां पर बताओ इथाइल और एच का ज्यादा रिपल्सन महसूस करोगे कि मिथाइल और मिथाइल का? मिथाइल और मिथाइल का। यहाँ एक ग्रुप क्या हो चुका है? छोटा। तो मेजर रिपल्सन हमारा कौन सा होगा? एमईएमई। और यहाँ मेजर रिपल्सन एमईएच होगा कि ईटीएमई? ईटीएमई, जिसमें ईटी वाला तो और भी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस की। और हमने एक चीज बताया, कंडीशनल चीजें होती हैं कि यहाँ पर आईएमएच का मतलब क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से क्या हो गया? चिलेशन। और चिलेशन से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे? यस। अब आगे, अब आगे ठीक है। तो अगला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू, ये हमारा फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईएन पर, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ रखा आपने, तो उसमें डाइपोल मोमेंट हम किससे निकाल सकते हैं बताओ? ईएन डिफरेंस से। किससे बेटा? ईएन डिफरेंस से। बोलो ना। तो अगर ईएन डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। समझ में आया बेटा? लेकिन अगर आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, देन डाइपोल मोमेंट इज गवर्न्ड बाय शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे भी एग्जांपल आपने पढ़े होंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो पोलर होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। नेट मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। तो ये सारी चीज मैं आपके यहाँ डाइपोल मोमेंट पढ़ाने नहीं आया हूं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट में पढ़ाने लग गया तो एक से लेक्चर ज्यादा हमारा डाइपोल मोमेंट पे खत्म हो जाएगा, मोर देन वन लेक्चर। क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ाई जाएगी डाइपोल मोमेंट, इसलिए हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। पहले हम पूरा यहीं पे पढ़ा दिया करते थे, तो पता चला कि हमें तो लेक्चर वैसे ही कम मिलते हैं, इनऑर्गेनिक का हम और पढ़ाए जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक में चूंकि आपको अलग से पढ़ाया जाता है, हाँ अगर एक ही टीचर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़ाता है तो वो अपने हिसाब से कोरिलेट कर लेता है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ उतनी बात करेंगे जितना हमारे काम का है, जितना जीआई के लिए काम का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। नहीं तो डाइपोल मोमेंट के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है। तो सबसे पहले जो चीजें आप जानते हो थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आप जानते हो सही बताना। क्या हमने आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा करी है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ईएन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल sp3 कार्बन का ईएन 2.5, और हमने आपको बोला था CSI 2.5 वो sp3 से रिलेटेड होता है, समझा? कार्बन का sp2 में कितना हो गया? 2.75, और sp कितना हो गया? 3.25। तो अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा sp कार्बन, फिर sp2 कार्बन, और सबसे कम sp3 कार्बन। और NCl का हम पहले ही आपको बता चुके थे कितना? 3। बोलो ना। डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q इंटू डी। आपको पता है सारी चीजें, इसलिए अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। Q इंटू डी। एंड साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि शायद वेक्टर आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया गया है, बोलो है ना? तो आप चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो, पूरा फिजिक्स ही चल रहा है। यूनिट क्या है इसकी? बाय बाय, डे बाय। अरे बोलो ना। हाँ, इसकी यूनिट क्या है? डे बाय। अच्छा, डायरेक्शन इसकी होती है लेस ईएन से मोर ईएन। ध्यान सुनना, ये डायरेक्शन है लेस ईएन से मोर ईएन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कि राइट से लेफ्ट आ रहे हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, बोलो ना। तो इधर चार्ज, इधर चार्ज नेगेटिव, इधर चार्ज पूछ पे बना दिया मैंने पॉजिटिव। पूछ पे क्या बना दिया? पॉजिटिव। अगर एरो के पूछ पर पॉजिटिव बनता है तो ऐसे एरो का किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बोलो, डाइपोल मोमेंट। एक हम आएगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत प्रकार के एरोज होते हैं, सब एरोज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम और सारे एरोज की बात कर लेंगे या जीओसी में। तो ये डाइपोल मोमेंट को डिस्क्राइब करता है, एंड इसका डायरेक्शन होता है लेस ईएन से मोर ईएन। वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट भी आपको पता होगा, म्यू1 स्क्वायर अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा या कॉस फाई। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अच्छा बताओ, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90, पढ़े लिखे हो या नहीं? ध्यान सुनो, तो कॉस 0 की वैल्यू जब थीटा कम होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, थीटा कम तो कॉस थीटा ज्यादा, और कॉस थीटा ज्यादा तो
म्यू भी ज्यादा। समझ में आया? तो थीटा कम कॉस थीटा ज्यादा, कॉस थीटा ज्यादा तो म्यू ज्यादा, तो थीटा कम होगा और म्यू बढ़ेगा। दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है। एंगल बताओ। बहुत, अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक दो बच्चों को, ये आपसे मैं, जो बच्चा वेक्टर पढ़ चुका है, मेरी बात सुनना, उसको इतना टाइम लग गया जवाब देने में। ये तो ऐसे होना चाहिए, क्या नाम है आपका, ऐसे ही जवाब देना चाहिए। हाँ, ये तो ऐसे जवाब देना चाहिए कि दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर, आंसर अपने आप निकलना चाहिए, मतलब बिना 120 डिग्री। कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। पढ़ता है कि नहीं, 2a cos थीटा बाई 2 से निकालते हैं, 2a cos थीटा बाई 2, और जब डिफरेंस निकालते हैं तो 2b sin थीटा बाई 2। जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो वहां वेलोसिटी जब देखते हो ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 2b sin थीटा बाई 2। गजब इंसान है यार। अरे क्या, छोड़ो, ठीक है ना। आइए सब वापस आइए। हाँ। इतना टाइम बताओ आपको, मुझे तुरंत पता है, आपको नहीं पता है कुछ बच्चों ने। ठीक है, आ जाओ। इसीलिए कई बच्चे कहते सर आप फॉर्म भर दो, तो मैंने कहा अगर मैंने फॉर्म भर दिया तब फिर जो बाकी का कैटेगराइज होगा वो AIR 2 से स्टार्ट होगा। AIR 1 तो बुक हो जाएगा ना फॉर्म भरते ही। गजब इंसान हो, ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ठीक है ना, इसीलिए तो मैं भरता नहीं हूं। कह रहा भर दीजिए इसी बहाने फोटो। हाँ ये सही कह रहे हो, इस बार हम भी फॉर्म निकलेगा बताना। कोई एज लिमिट तो नहीं है? 5000 साल वाला भर सकता है? 5000 साल वाला भर सकता है ना? बस बस, मैं भी भरूंगा साथ में, ठीक है। सब सब्जेक्ट पढ़ ही रहा हूं मैं। क्या हुआ, क्या कह रहा है? जग जाओ बेटा, जग जाओ। चलो आ जाओ, चलो आइए। विशाल कहाँ है? विशाल, विशाल हाथ उठाओ। तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम्हारा डिलोकलाइजेशन बड़ा फास्ट है। अपनी जगह को फिक्स कर लो। और थोड़ी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो क्लास हंसी मजाक में चले, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि सब्जेक्ट का लोड ना हो, और हम कोशिश भी करते हैं इस तरह से पढ़ाने की कि बीच में कुछ ऐसी बातें हो कि आप हंसी से सारे कंसेप्ट सीख जाओ। लेकिन एक बाउंड्री होती है, उसको कभी मत लांघिए। एक बाउंड्री, जैसे कल लांघ दी गई थी, अब उससे नुकसान क्या होता है मैं बता दूं। उससे नुकसान ये होता है कि मैं कल ये बताने वाला था, क्या ये जेड है और ये ई है, शाम को मैंने बैच पढ़ाया उसमें वही बताया। जब मैं इसको समझा रहा था उसमें मेरे दिमाग में था कि हाँ इसके बाद मुझे बच्चे को बताना है, तभी कोई इंसिडेंस आता है, यहाँ कोई बच्चा हंसता है, मैं उसको समझाने लगता हूँ, तब तक वो चीज हमारे दिमाग से निकल गई। बाहर वो स्टूडेंट आई, उसने खुद मुझसे प्रश्न पूछा कि सर बताइए इसको इजेड में नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकते हैं यार, मुझे बताना था। तब मुझे लगा कि यार देखो कहीं स्लिप कर जाता तो चीजों को समझो, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं क्या चीजें हैं माइंड में, क्या चल रही हैं, हमको वही बताना है। अगर हम उस अगले पेज पे चले गए तो अगले पेज का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर पिछले पे क्या बताए क्या छूटा हमें पता भी नहीं चल पाएगा, और मुझे क्या यार, नुकसान तो आपका हो जाएगा ना। तो प्लीज इस बैच से मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे टीचर्स ने भी कहा है कि बैच जितना सिंसियर स्टार्टिंग में था उतना सिंसियर नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। अब या तो तुमको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आने लग गया है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हो कि अब हमें तो सब आ रहा है, अब तो मस्ती करेंगे क्लास में, सब्जेक्ट तो मुझे पूरा आ रहा है। हाँ आ रहा है, मस्ती करो। हम तो कह रहे हैं अभी जो टेस्ट आ रहा है इस टेस्ट में बहुत बेहतरीन करो, अच्छे नंबर ला दो, 700 से ऊपर नंबर सब लोग ले आओ, और टीचर क्लास में आए तो उनके सामने डांस करो। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, तो टीचर भी तुम्हारे साथ डांस करेगा, तुम भी उसके साथ डांस करो, वो भी तुम्हारे साथ डांस करेगा, क्योंकि उसे पता है 700 प्लस वाले हैं भैया तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब औकात 300-400 नंबर पे आके गिर जा रही है तो किस हैसियत से तुम आगे बढ़ रहे हो। पहला टेस्ट होने जा रहा है माइनर, सबकी पोल खुल जाएगी अभी, और पहला टेस्ट का तो प्रेशर भी कम होता है, प्रेशर तो सेकंड टेस्ट से बढ़ेगा, जब जब पहला टेस्ट का भी आएगा और सेकंड का भी आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो, हर टीचर तुम्हारे साथ कंफर्ट मोड में आगे बढ़ेगा, अपना नुकसान मत करो,
कभी कभी ऐसा होता है, ये भी मैं बता दूं, सच्ची बात बता रहा हूँ, कभी कभी टीचर्स क्लास में पढ़ाने आते हैं तो उनको लगता है मजा आ जाएगा, आज पढ़ा के ये कंसेप्ट सिखा के आऊंगा, फिर उनको लगता है बच्चा क्लास में सिंसियर नहीं है, तब वो जानते हो क्या सोचता है, फिर जल्दी से इस बैच से सिलेबस कंप्लीट करूं और मैं निकलूं। जहां उसके दिमाग में ये चीज आ गई ना, वहां नुकसान आपका हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या नुकसान आपका हो गया। ठीक है ना, आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाया हूं और ना चाहता हूं कि ऐसा करूं। मेरा तो बैच टू बैच इंप्रूवमेंट ही होता है, क्वेश्चन बढ़ता ही है, कम नहीं होता है, लेकिन ऐसा मत करो। कल मुझे बड़ा अजीब लगा, अब आप लोगों के कारण मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, इतने सारे स्क्रीनशॉट लेके मुझे वापस लाना पड़ा, मेरा एफर्ट बढ़ा। कल बता दिए होते, कल क्लियर होता तो आज हम क्या करते, डायपोल मोमेंट से स्टार्ट कर रहे होते। तो उतना समय किसका बर्बाद गया, आप ही का तो गया छोटे से मजाक में। तो ठीक है, आज मैं बोल रहा हूं और मेरी इस बात को ध्यान रखना आज, ठीक है। चलिए, तो डायपोल मोमेंट अब यहां देखते हैं। तो ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। बताओ En ज्यादा किसकी है, जवाब दो, जहां बोलना है वहां बोलो ना। sp3 की sp2 की, sp2 की En ज्यादा है। तो और डायरेक्शन किधर होता है, लेस En से मोर En। तो यहां इस बॉन्ड में मूवमेंट होगा, उसे बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड मूवमेंट। इधर भी क्या यही डायरेक्शन होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड मूवमेंट। दोनों क्या सेम साइड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो नेट नेट डायपोल मूवमेंट ज्यादा, नेट नेट डायपोल मूवमेंट ज्यादा, ये हो जाएगा। म्यू जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो। ये मॉलिक्यूल हमने आपके सामने लिखा है ब्यूट 2 इन, जिसके दो कॉन्फिगरेशन बनाया है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। देखो सिस और ट्रांस को स्मॉल लेटर में लिखा है और इटैलिक्स में लिखा है। यहां तक कोई नहीं बोलेगा क्लास में, बोलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि खुद वो स्मॉल और उसमें कैपिटल में लिखेगा। समझे, इस चीज का भी मैं ध्यान देता हूं, तुमको पेपर में भी दिखेगा इस चीज का ध्यान। आगे देखें ट्रांस, यहां का बॉन्ड मूवमेंट क्या है बताओ, क्या ये डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा बेटा, और यहां का डायरेक्शन क्या ये होगा, बताओ एंगल कितना है 180 डिग्री। एंड जब दो वेक्टर 180 डिग्री पर होते हैं, जब दो वेक्टर 180 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, नहीं, जब दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री पे होते हैं तब रिजल्टेंट होता है जीरो। पूरा स्टेटमेंट बोला करो, ट्रू फॉल्स में और असर्शन रीजन में साफ हो जाओगे। टू इक्वल वेक्टर, अगर बोले टू इक्वल वेक्टर तभी क्या बोलना है आपको, जीरो। दो इक्वल वेक्टर क्यों बोल दिया आपने, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो इधर क्या है, दिस इज द जीरो। तो डायपोलमेंट ज्यादा किसका हो गया बता बेटा, सिस का ज्यादा है यहाँ पे ट्रांस। इज इट क्लियर। चलो एक हम क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर है H, यहां पर है CH3, यहां पर है C2H5 और यहां पर क्या है आपके सामने H। ये सिस वाला है कि ट्रांस वाला है, ये ट्रांस वाला है, एकदम सही बोला आपने, ये भी क्या है ट्रांस। क्या डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ होगा, वो सॉरी बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, यस। और इधर बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या बेटा, क्या ये होगा कि नहीं होगा बेटा, क्या दो वेक्टर 180 डिग्री पर हैं, बोलो रिजल्टेंट, क्योंकि इक्वल नहीं है, इधर C2H5 है इधर CH3 है। समझ में आया। तो यहाँ जीरो की नॉन जीरो, तो ये भी एग्जांपल समझो, हमेशा ट्रांस को पकड़ के जीरो मत बैठा देना, ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल और सेम नेचर का। इक्वल एंड सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब क्या हुआ, अगर इधर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा होता कोई ग्रुप तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, इक्वल नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। और सेम और इक्वल नेचर का है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। आइए अगला देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एम्स में। वन क्लोरोप्रोपीन, बताओ बेटा सी और सीएल में बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, सीएल की तरफ की कार्बन की तरफ, क्योंकि इसकी एन कितनी है 2.75 और इसकी 3, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन बॉन्ड मूवमेंट का। इसमें किधर होगा बताओ, क्या ये sp3 से sp2 होगा, ये डायरेक्शन होगा। इसमें बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसमें डायरेक्शन आपका ये हो गया और इसमें डायरेक्शन क्या बेटा आपका ये हो गया बॉन्ड मूवमेंट का,
क्या दोनों सेम साइड में जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? समेशन होगा म्यू जीरो की नॉन जीरो? म्यू नॉन जीरो। अच्छा इधर देखो, अगर मैं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना, एंगल अगर ये सीधे गया होता तो एंगल कितना होता? अरे मैं इससे नहीं, इससे इससे कोरिलेट कर रहे हैं, इससे कोरिलेट कर रहा हूं बेटा। तो एंगल कितना होता? 0 डिग्री। कितना होता? 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो अब बताओ, अभी एंगल 0 डिग्री होगा कि 0 डिग्री से ज्यादा होगा? एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि क्या ये पैरेलल है? हाँ। क्या एंगल पे आ गया है कि नहीं आ गया है? तो एंगल क्या होगा इसका? बढ़ेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम शिफ्ट करके इसके यहां पर लेके आ जाएं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एंगल आपको पूरा वेक्टर आता है, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो थीटा 0 डिग्री से बढ़ा है, तो अगर अभी आपने पढ़ा है थीटा अगर बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या होगा? कम। और कॉस थीटा कम होगा तो म्यू क्या होगा? कम। म्यू कम होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये किसी एंगल पे है कि पूरे 180 डिग्री पर है? 180 डिग्री पर होता तो भी 0 नहीं होता। क्यों रे? क्योंकि ग्रुप दोनों क्या हैं? अलग अलग। समझ में आया बेटा? एंगल बढ़ने से म्यू कम होगा, लेकिन 0 कभी, बताओ 0 की नॉन 0? थोड़ा सा होगा, इतू सा होगा, लेकिन होगा ही जरूर। बताओ इस बार किसका ज्यादा है? ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अब इतना मत बोला सर वेक्टर सिखा दो, तो एआरजी सर को बुला देंगे, उन्होंने पढ़ा है ना। डायनेमिक एंड बेहतरीन टीचर, जिसने एआरजी सर से पढ़ लिया उसको वेक्टर में दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बंदा हो फिजिक्स का ऐसा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, हैंडसम, स्मार्ट, क्या कमी है? मैं तो यार जी सर से कई बार बोलता हूँ, सर आप बॉलीवुड ट्राई करो, मॉडलिंग ट्राई करो, यहाँ क्या कर रहे हो अब? मतलब अरे यार हम तो यार बस छोड़ो मत, मेरी उनके सामने क्या तुलना है यार, यार जी सर यार। नहीं मतलब यार जी सर से खुद पर्सनली कई बार बोल चुका हूँ, सर क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ जाओ मॉडलिंग करो। सब्जेक्ट इतना नहीं, वो जब फिजिक्स का टीचर हैंडसम स्मार्ट के साथ फिजिक्स से बढ़िया टीचर होता है ना, तो बस जान लेना क्वालिटी खतरनाक। मैं तो 10 में 10 नंबर देता हूँ उनको। क्या? हाँ तब हम ऐसे लोगों के साथ ही रहते हैं ना। तेरा दिमाग खराब है। चलो आ जाओ। जब एआरजी सर आपके बैच में आ रहे थे तो मैं खुश हो गया, हमने कहा क्या बात है, मजा आ जाएगा। एआरजी सर आ गए, एसटी सर आ गए, है कि नहीं? अब फिजिक्स अच्छी कर लो भैया, ठीक है ना? कौन है ये है कौन? जरा खड़े हो जाओ, तीसरी बार हो गया, तीसरी चौथी बार हो गया, कौन बोला? ईमानदारी से खड़े हो जाओ। चलो आ जाओ, ठीक है ना? आ जाओ। हाँ, अब आपके सामने थोड़ा सा एल्काइन, ये जीआई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इधर देखो, हमने आपके सामने कुछ कंपाउंड बना दिए, ए, सी और ए। एक मॉलिक्यूल ये बना दिया आपके सामने, और एक बना दिया ए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और बी, एक ए बना दिया। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये एक का नेचर यू डोंट नो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि दोनों क्या है? आइडेंटिकल। बहुत ध्यान समझना। माना आई डोंट नो, हो सकता है कार्बन की ईएन इस वाले से क्या है? ज्यादा, तो बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन क्या ये होगा कि नहीं होगा बेटा? तो इधर भी क्या होगा? ये होगा। समझ में आ रहा है? माना ए की ईएन ज्यादा हो, मान लो, तो अब बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ए की तरफ होगा। तो अगर ए की तरफ होगा तो क्या तुम ऐसे दिखाओगे? इसमें भी ऐसे दिखाओगे, चाहे जैसा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। अगर यहां एक ऐसा भी हो तो क्या यहां एंगल कितना है? 180 डिग्री, यहां भी कितना है?
180 डिग्री। बताओ डाइपोल मोमेंट यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। लेकिन यहां पे अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंट नेचर है या सेम नेचर है, क्या बोला? डिफरेंट नेचर है या सेम नेचर है। नेचर का मतलब डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग। लेकिन ग्रुप कैसे हैं? सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ऑलवेज डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो, बराबर कभी हो ही नहीं सकता। 180 डिग्री पे भी कैंसिल नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, ये लिखा मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और यहां ले लिया आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5। बताओ प्यारे बच्चों, यहां बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? क्या ये होगा कि नहीं? sp3 से sp, sp3 से sp, यहां भी क्या होगा बेटा? sp3 से sp। म्यू कितना हो गया? 0। म्यू कितना हो गया? 0। यहां पे sp3 से sp एंड sp3 से sp, नेचर सेम है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है, तो जीरो की नॉन जीरो? कैंसिल होगा, इतू सा ही होगा लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सब चीज अपन बीच में बताते रहते हैं, तो थोड़ा फास्ट फास्ट चीज लिखा करो इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल संडे है, और संडे बोले तो फेज डे। हमारे 3 मैसेज आएंगे कल आपको, फेज डे के मैसेज आएंगे टेलीग्राम पर। भाई जो उसके साथ चलेगा उसको फायदा होगा, क्योंकि अगले संडे को क्या है? टेस्ट। तो इससे बेहतरीन रिवीजन का मौका आपको कल नहीं मिलेगा, और कल जो आपने रिवीजन कर लिया वही आपका मैक्सिमम रिवीजन होगा, क्योंकि मंडे टू सैटरडे फिर क्लास में बिजी रहोगे। तो कल का बढ़िया से कर लेना बेटा, फेस्ट डे अच्छे से सेलिब्रेट करना, बिकॉज अगले संडे को क्या है? फेस्टिवल है, टेस्ट है, फेस्टिवल है ना। जो आप मेहनत किए हो, बहुत स्लो यार, टू स्लो। चलो आगे, पोलरिटी। पोलरिटी, अच्छा बताओ, अगर डाइपोल मोमेंट है ज्यादा मॉलिक्यूल में, तो क्या वो पोलर भी होगा? बोलो ना। और अगर पोलर है तो उसमें पोलरिटी। तो अगर मैंने पूछा व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोलर, तो क्या हम डाइपोल मोमेंट से जवाब दे सकते हैं क्या? तो बस खत्म, पोलरिटी भी खत्म हो गया। नाउ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यू नो, लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ या ना? लाइक डिसॉल्व लाइक। एक तरह के लोग ऐसे, ये तो अपने डेली लाइफ में भी क्या है, बहुत ही मतलब फेमस है। कैसे? पढ़ने वाला बच्चा लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ने वालों के साथ ग्रुप बना लेता है। मस्ती करने वाला बच्चा मस्ती करने वालों के साथ ग्रुप बना लेता है। एक ही तरह का नाम इधर ग्रुप से आ रहा था, 2 लोगों का थोड़ी देर पहले, एक ही तरह के लोग थे, इधर से आ रहा था, तो वो आपस में बना लेते हैं ग्रुप जैसे भी है। शाम को मस्ती करने जाना है, मस्ती करने वाला बच्चा दूसरे से कहेगा चल चाय पीने आते हैं, कह रहा मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, चल। लेकिन पढ़ने वाले से कहोगे तो कहेगा निकल ले यहां से, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ऐसे यहां पे भी है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी, इफ मॉलिक्यूल इज पोलर, यहां जो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, मैं सभी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मेरा जो पूरा रहेगा वो जीआई से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये सबके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो हमने लिखा जीआई विथ म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो। इफ मॉलिक्यूल इज पोलर देन इट विल बी सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? जिसका म्यू क्या है? नॉन जीरो। समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल पानी हो गया, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल में क्या क्या हो सकता है बताओ बेटा? ROH में क्या क्या हो सकता है आपका? MEOH हो सकता है, ETOH हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इफ मॉलिक्यूल इज पोलर मतलब कंपाउंड जीआई विथ नॉन डाइपोल, क्या नाम है? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इट विल बी सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, एल्कोहल एटसेट्रा। इफ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर,
नॉन पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो। इट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हम पहले यहीं पे बहुत डिटेल में डिस्कस करते थे, लेकिन अब हम केवल एक लाइन लिखकर यहां पे निकल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, प्लीज लिसन केयरफुल्ली, क्या बोला? डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ तो पोलैरिटी ज्यादा। अब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, बोलो ना, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। जनरली क्या होगा? जनरली। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और अपने सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, समय आने पर हम उसका डिस्कशन करेंगे। और आज ही आपसे वादा करते हैं कि मैं पूरा बॉइलिंग पॉइंट का एक लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन एल्केन से स्टार्ट करते हुए अमाइन चैप्टर तक जितने भी टॉपिक हैं, अपने एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो सब मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ाऊंगा लास्ट में। उससे फायदा क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा, एक ही साथ आप पूरे एनसीईआरटी के बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या करोगे? रिवाइज कर लोगे। वहीं पे सॉल्बिलिटी भी बताऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन एक भी आया तो उसी से आएगा। आया भी है, इस साल नहीं आया था, इसके पिछले साल जो आया था उसी से क्वेश्चन आया था, जो एग्जाम्पल हमने कराए थे आपको। ठीक है, तो आएगा तो मैं बताऊंगा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वहां भी समझाऊंगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाऊं? चलो, नाउ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर। बहुत ध्यान समझना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर। यू नो अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। पहले सॉलिड स्टेट था तो उसमें अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करी जाती थी, अब वो चैप्टर नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जिसमें क्लोज पैकिंग अच्छे से हो जाए। क्या हो जाए? क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाए, जिसमें वॉइड ज्यादा ना हो। वॉइड मतलब रिक्त स्थान। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस को, और ये ट्रांस को। तुमने मटका देखा है? मटका, घड़ा, मटका जो बोलते पानी पीने वाला। तो अगर हमने कहा एक मटके के ऊपर दूसरे मटके के ऊपर तीसरे मटके के ऊपर चौथे मटके को रख दो, तो क्या एक मटके और दूसरा मटका जहां पर जुड़ा होगा, बताओ क्या वहां वाइड्स होगा कि नहीं होगा? बताओ, वाइड मतलब कहां? ये दो, ये एक मटका है, ये दूसरा मटका है, तो ये क्या आपको वाइड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो एसोसिएशन बहुत अच्छा होगा कि लूज एसोसिएशन होगा? अगर तुमने एक मटके पे थोड़ा सा क्या किया, प्रेशर लगाया, तो क्या सारे मटके गिर जाएंगे? बोलो ना। तो ये उसी तरह से मतलब रफ लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आसानी से क्लिक हो जाए। तो यहां पर क्या आपको सिस ओरिएंटेशन मटके की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? बताओ। तो यहां मोर वाइड, और मोर वाइड का मतलब लेस पैकिंग एफिशिएंसी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपने चेयर देखी है प्लास्टिक वाली, या जो शादी उदी में जाते हैं वहां बिछी रहती है, या किसी फंक्शन में बिछी रहती है? अरे बोलो ना। तो उसको क्या करते हैं टेंट वाले? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के इतना बड़ा बना देंगे, बोलो ना। अब मैंने आपसे बोला कि भाई एक चेयर लेके आओ, हर्ष बेटा एक चेयर लेके आओ। तो एक कैसे चेयर लेके आएंगे? एक हत्था इधर, एक हत्था पकड़ेंगे और थोड़ी देर में स्टाइल मारेंगे ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहे हो? इन्होंने उस चेयर को हिलाया है, चेयर को हिलाया है ऐसे। अब बड़ी आसानी से चेयर नहीं उठ जाता है, घर जाकर ट्राई करना। थोड़ा सा उसको ऐसे हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसके बीच में एसोसिएशन है, क्लोज एसोसिएशन, उसको अपनी एनर्जी से ब्रेक करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से क्या हो चुका है? पैक हो चुका है। ये देखो, पैक हो चुका है। और पैक होने के कारण मोर बॉयड की लेस बॉयड? लेस बॉयड है। और लेस बॉयड है तो मोर पैकिंग एफिशिएंसी, मोर पैकिंग एफिशिएंसी। तो ट्रांस वाला बहुत ही अच्छे से पैक होता है विद रिस्पेक्ट टू सिस वाला। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होगी? ट्रांस वाले की मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा। ट्रांस का ये जो ये टी है स्मॉल, और ये सी भी क्या है? स्मॉल। तो इफ वॉइड इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बिकॉज अगर वाइड इंक्रीज होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी, बोलो, वाइड इंक्रीज होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बना लो, हो गया? लिख लिया तुमने? गुड, आज तो बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहा है क्लास। डन।
चलिए अब इन सब चीजों को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। हमने जो आपके सामने एग्जांपल लिया है वो लिया है ब्यूट टू इन को। दिस इज द ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन, एंड टू ब्यूटीन या ब्यूट टू इन के दो कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है सिस को, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांस को। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा, सिस का कि ट्रांस का? ट्रांस किसने बोला? रेज योर हैंड। कुछ भी दिमाग बिना लगाए बोल देते हैं यार। जब सेम नेचर का ग्रुप है और आइडेंटिकल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सिस का कि ट्रांस का? तो सिस का आपने बोल दिया, दैट इज डाइपोल मोमेंट ज्यादा। और हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट। तो क्या इसका ये भी आंसर हो जाएगा? अच्छा ये बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सिस की कि ट्रांस की? टन टना टन कम, बोलो ना। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसकी है? ट्रांस की। क्लोज पैकिंग, बोलो ना। तो आंसर ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे दो दो कौड़ी के। अब ये तो हमें पता था, हमने इसको आपके सामने बता दिया। अब हो सकता है कल हम ऐसा कोई एग्जांपल दे दें, एक तरफ CH3 लगा दें, एक तरफ Cl लगा दें, तो फिर आपको उसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका कम किसका, बोलो ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा। हो गया? आगे बढ़े जी। प्लीज स्टैंड अप, खड़े होकर पूछिए क्या। ये बॉइलिंग पॉइंट, अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो पोलैरिटी भी, ये जानते हो कि नहीं? अब पोलैरिटी ज्यादा होगी तो प्लस माइनस डेवलप होगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का एसोसिएशन क्लोज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बैठ जाइए जी। यस, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पर डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पे। किस पे? पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ पर आपसे ही बोला ना, ट्रांस वाले की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी। तो ये हमने किससे निकाला, मेल्टिंग पॉइंट किससे निकाला प्यारे बच्चों, बताओ? पैकिंग एफिशिएंसी। गुड। ठीक है ना, चलो। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे TNGI, टंगी, TNGI। स्टार्ट करें? क्या नाम है आपका? अरे आपका नाम है, आप इतने, मोहित कुमार, इतना इतना तुम्हें पूछा, तुम बोला करो नाम, कहाँ से हो? चलिए, तो ध्यान समझना। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो बाहर से आए हैं बच्चे या किताबों से पढ़ा है, आपके सामने फार्मूले आएंगे टोटल नंबर ऑफ जीआई के, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के। और किताबों में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बार बार जब टेस्ट देने जाता था तो इनको रिवीजन करने की बड़ी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फार्मूले हम हमेशा भूल जाते थे। तो जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम को सहा है, उसको मैंने फिर कहा कि इसको और कैसे सिंप्लीफाइड किया जाए। तो अब जितने भी फार्मूले आपके सामने आएंगे, चाहे टोटल नंबर ऑफ जीआई के आ जाए, चाहे ऑप्टिकल के आ जाए, और चाहे स्टीरियो के आ जाए, इतना सिंप्लीफाइड मैंने कर दिया है कि आपको रटने में दिक्कत नहीं होगी। क्लास से क्लास हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है? बस आप उसको ध्यान से समझना। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालना है तो हमें दो केसेस बनते हैं, पहला व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल और दूसरा मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल तो
हम कैसे जानेंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल? कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो याद रखना, व्हेन IUPAC नंबरिंग फ्रॉम वन साइड ओनली, अगर मॉलिक्यूल का हम IUPAC नंबरिंग करते हैं और केवल एक ही तरफ से किया जा सके तो वो कैसा होगा? हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल का मतलब हम यहां पे जो आपसे बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहां पर है व्हेन आइडेंटिकल IUPAC numbering from both side, when identical IUPAC numbering from both side, मतलब लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, दोनों तरफ से नंबरिंग क्या हो रही है? सेम हो रही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? चलिए साहब, अभी देखेंगे एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो when molecule is unsymmetrical, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना होगा? 2 to the power n। और एक बात याद रखना, चाहे टोटल नंबर ऑफ GI की बात करें, चाहे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करें, चाहे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें, जब भी अनसिमेट्रिकल आएगा हमेशा क्या बोलोगे? 2 to the power n। लो हमने एक ही खत्म कर दिया, ये सभी के लिए वैलिड है। हाँ, n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। जैसे यहां n की वैल्यू क्या है? यहां n की वैल्यू है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम अबाउट विच GI इज पॉसिबल। अबाउट विच GI इज पॉसिबल। रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग सिस्टम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सिस्टम भी हो सकता है, रिंग सिस्टम भी हो सकता है, एंड स्पेशल केस भी हो सकता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। स्पाइरो हो सकता है, क्यूमिलिन हो सकता है, समझ में? वो बात, वो चर्चा हम ऑप्टिकल के समय करेंगे। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे? सिमेट्रिकल का मतलब यहां पे करेंगे टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। यहां पर अगर n की वैल्यू क्या आती है? ऑड। क्या है n? क्या है n? क्या है? क्या है? नंबर ऑफ RRS है ना? नहीं, नंबर ऑफ RRS अक्रॉस विच GI इज प्रेजेंट। ऐसा RRS नहीं लेना है जो GI शो ही नहीं कर रहा है, ऐसा लेना है जो GI शो कर रहा है। तो हो गया n इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम अबाउट विच GI इज पॉसिबल। तो यहां होगा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अगर n की वैल्यू ऑड आती है 1 3 5 7, तो बेटा p की वैल्यू हो जाएगी n+1/2। n+1/2। अच्छा, ऑड डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो फ्रैक्शन आएगा ना? बोलो। तो हम उसको इवन बना देंगे। इवन कैसे बनाना है? +1 करके। और अगर n इक्वल टू इवन, अगर ऑलरेडी क्या है? इवन, तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। n इक्वल टू ऑड हो तो क्या बोलोगे? n+1, p की वैल्यू है n+1/2, और अगर n ऑलरेडी इवन है तो n/2। याद हो जाएगा? नहीं याद होएगा? तो बस इसमें आपको ये याद रखना है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-। मैंने सारे फार्मूले n और p के टर्म में ही बना डाले हैं, अब बहुत फेमस हो गए मार्केट में। समझ में आया? चलो आइए एग्जांपल से पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। बहुत कुछ सीखोगे बेटा, मेरे लिए 5 मिनट में खत्म कर दूंगा सारा। अगर कहोगे तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा और क्वेश्चन हो भी जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चंस के थ्रू भी थ्योरी को समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझना, बहुत कुछ सीखोगे इन 2 क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने कहा टोटल नंबर ऑफ GI बताना है आपको, तो पहले ये पता करो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। कैसे पता चला अनसिमेट्रिकल है? IUPAC नंबरिंग लेफ्ट से होगी कि राइट से होगी कि दोनों तरफ से? लेफ्ट से होगी, राइट से होगी कि दोनों तरफ से? लेफ्ट से। अब IUPAC हम पढ़ा चुके हैं, तो यहां पे नंबरिंग केवल एक तरफ से हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया? 7। तो ये सबसे पहला काम हमने क्या किया? ये मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। पहला काम है मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल है तो प्यारे बच्चों अब बताओ यहां n की वैल्यू क्या होगी?
अक्रॉस विच GI इज पॉसिबल। तो क्या ये GI शो कर रहा है? क्या ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और n की वैल्यू 2 हो गई तो टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 to the power 2। आंसर कितना हो गया? 4। 4 इज द आंसर। 4 इज द आंसर। तो ये हमने फार्मूले से निकाला। एक हम मैनुअली निकाल के दिखाते हैं बिना फार्मूले के। समझना, ध्यान से सुनना। किस किस नंबर पर आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है? 2 and 4 डबल बॉन्ड, बोलो ना। तो यही GI शो करेगा। तो हमने लिख दिया यहां पर बेटे प्यारे बच्चे, लिख दिया 2 और यहां क्या लिख दिया? 4। अब चाहे तुम इसको सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में देख लो और चाहे आप इसको EZ के रिस्पेक्ट में देख लो। मैं EZ के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपका 2 वाला क्या हो सकता है? E, और 4 वाला भी क्या हो सकता है? E। 2 वाला क्या हो सकता है? Z, एंड 4 वाला भी क्या हो सकता है? Z। 2 वाला क्या हो सकता है? E, 4 वाला Z, 2 वाला Z एंड 4 वाला E। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? यही 4 इसके आंसर। यही मैंने पहले फार्मूले से बता दिया और उसके बाद कैसे बता दिया आपको कि ये कैसे हैं, इसके 4 GI बन रहे हैं, उनको समझा दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अब आई ध्यान सुनना। अब हमने आपके सामने ये मॉलिक्यूल बनाया और मैं कह रहा हूं इस मॉलिक्यूल का आपको IUPAC नेम लिखना है विथ कॉन्फ़िगरेशन। विथ कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए प्यारे बच्चों, बताओ पहले नंबरिंग करो। यहां नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब बताओ 2 वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 वाला E को या Z को? 2 वाला E को या Z को? बोलो E को। HP, HP। अब सिस ट्रांस भी बता सकते हो। सिस ट्रांस से बताओगे तो क्या होगा? ट्रांस। हम EZ में आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये HP, ये HP, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है E को। बोलो ना। चलो साहब, ये HP, HP, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? Z को। तो लिखेंगे कैसे? 2 नंबर पर क्या है बेटा बताओ? E। और 4 नंबर पर क्या है? Z ब्रैकेट में। 2E4Z। बाकी आईपैक नेम लिख दो। आईपैक नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 7। 7 को क्या लिखोगे? हेप टा। हेप टा। 2,4 डाइइन। 2,4 डाइइन। 2,4 डाइइन। 2E, क्या बोला मैंने? 2E4Z। क्या आपके सामने प्यारे बच्चों ये नजर आ रहा है 2E4Z? अरे समझो ना बेटा, मैं तुम लिखने मतलब मैं यहां पे समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपके सामने यहां पर 2E4Z नजर आया। अब सुनो, 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, यानी इसके टोटल 4 GI थे। 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, जिससे एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने बनाया है। अब सुनो इसी को ध्यान से, इसी को सुनना। अगर मैंने क्या किया होता, इस लाइन को इधर ना ले जाकर इधर लाया होता तो ये क्या बन जाता? ये भी E बन जाता। बोलो तो क्या होता? 2E4E पहला वाला बन गया। समझ आया? अगर मैंने प्यारे बच्चों इसको ऊपर ना लेके इसको नीचे लाया होता तो ये क्या बनता? Z। 2Z 4Z बन गया कि नहीं बन गया? आपके सामने क्या बना इस समय? 2E4Z। बोलो ना। और अगर मैंने इसको ऐसे किया होता, इधर देखो ध्यान से, इसको नीचे और इसको भी नीचे, तो ये क्या बन जाता? Z। और ये क्या बन जाता? E। तो फोर्थ वाला बनता कि नहीं? किस तरह से देखो, एकदम फीलिंग मिल रही है आपको। आप बस खाली फॉर्मूले लगा के 4 आए और आगे बढ़ गए, लेकिन कैसे रिप्रेजेंटेशन है सारा रिप्रेजेंटेशन भी करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? आइए एग्जांपल नंबर 2 बताइए प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? कैसे पता चला? अगर आप इधर से नंबर करते हो तो 1 आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 और 4 पे। और अगर आपने इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, अभी भी किस पे आ रहा है? क्या 2 और 4 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बताओ? इधर भी 2 एंड 4 पर मल्टीपल बॉन्ड और इधर भी 2 एंड 4 पर मल्टीपल बॉन्ड।
किधर से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईपीएससी नेम क्या होगा? सेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। दिस बिकम सिमेट्रिकल, इसे बोल दिया हमने सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल के लिए अपन कैसे निकालते हैं बताओ बेटा? पहले बताओ एन की वैल्यू बताओ कितनी है इसमें? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू आपकी आ गई 2। ऑड है कि इवन है? इवन है। तो पी की वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या n बाई 2 इज इक्वल टू 2/2 होगा कि नहीं होगा? और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो एक वैल्यू आ गई ये, एक वैल्यू आ गई यू। और आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ जीआई। टोटल नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस 1। देख लो हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे वैल्यू रख दो। अगर आप वैल्यू रखते हो तो क्या पाते हो? 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2 टू द पावर 0 1 ही होता है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। मुझे तो डर लगा कोई रोक ना दे। क्या मेरी बात है? तो आंसर कितना आएगा? 3। अब फिर से देखते हैं। हमने वापस से क्या किया? मैनुअली निकालने का प्रयास करते हैं। मैनुअली ये रेड वाला जो लाइन है इसको देख लो, 2 and 4। तो हमने लिख दिया यहां पे 2 और यहां लिख दिया 4। फिर वही कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस बना लो। ये आपके सामने क्या है? ई, ये भी क्या हो सकता है? ई। ये जेड, ये भी जेड। ये आपके सामने क्या है बेटा? ई, ये जेड। ये क्या है? जेड। और ये क्या है आपके सामने? ई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन इसमें जो ये वाला कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, ये वाला कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे रिपीटेड कॉम्बिनेशन। ध्यान सुनना, ये आपका क्या हो रहा है? रिपीट। सेम है, अपन बोल देंगे, ऐसे बोल देते हैं दिस इज द सेम। समझा रहा हूं, ये है आपके सामने सेम। और सेम होने के इनको दो अलग नहीं काउंट करेंगे बल्कि एक काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 और 3। इसके कितने बने? देयर इज ए 3 GI। अब सर सेम क्यों बोल दिया आपने? इधर देखो प्यारे बच्चों, आप जब इधर से चल रहे हो तो सेकंड नंबर को क्या बोला आपने? सेकंड नंबर को आपने क्या बोला? 2 नहीं बोला बेटा, ई बोला। सेकंड को 2 बोला, गजब इंसान हो। 2E और 4Z। इधर गए तो 2 पर क्या है? E और 4 पर क्या है? Z। बोलो ना। अगर आप नंबर, ध्यान सुनना, इधर से नंबर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 2Z and 4E। इधर से जा रहे हो तो 2E 4Z, उधर से आ रहे हो तो 2Z 4E। समझ में आए ना? क्या दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूल क्या है? सेम। इसे क्या मानेंगे हम लोग? आइडेंटिकल। क्या मानेंगे? आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, दोनों क्या है? सिमेट्रिकल। तो अब हम हर क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाकर मैनुअली नहीं दिखाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जनहित में जारी, हर मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला वैलिड नहीं होता, किंतु परंतु लेकिन नीट के सिलेबस के हिसाब से हर मॉलिक्यूल में लगभग फार्मूला वैलिड होता है। सर आपने लगभग क्यों बोल दिया? क्योंकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो अभी हम लोग करेंगे जिसमें फार्मूला वैलिड नहीं होता, वो दूसरे तरह के कंपाउंड है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बना लो। देख लो कितना टाइम लग रहा है। कैसे रे? कैसे बेटा? वहां नंबरिंग देखो, यहां नंबरिंग तुम दोनों तरफ से कर पा रहे हो ना? दोनों तरफ से कर पा रहे हो तो आइडेंटिकल बोला है। इधर से करो या उधर से करो, बात तो एक ही है। जो इधर से आने पे 2E है, इधर सुनो, तुम इधर से गए नंबरिंग करने, प्लीज लिसन केयरफुली, सब लोग वापस आ जाओ। यहां दोनों तरफ से नंबरिंग कर पा रहे हो इसलिए आइडेंटिकल बोला। इधर से नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे क्या हो गया? E। और इधर से नंबर किया तो 2 नंबर पे E। इधर से 2 नंबर E, इधर से भी 2 नंबर E। इधर से 4 नंबर Z, इधर से ही 4 नंबर Z। अरे बोलो ना, जब इधर से नंबर करोगे, इधर से करोगे तो 4 पर क्या आ गया बेटा आपका? Z। बोलो ना, समझ में आवत है? इधर तो नंबर में तो एक की तरफ से कर पाओगे। आइए, क्या हुआ रे? तुम ही सुना दो आके यार। तुम सीधे फार्मूला लगाओ। मैंने क्या बोला? आप सभी को क्या लगाना है? फार्मूला लगाना है। जिसको समझ में दोनों आगे अच्छी बात, जिसको दिक्कत हो रही है वो फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिमाग लगा रहे हो? हमारी गलती के मित्र समझा दिए। मान लिया बेटा, अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? बन क्या सकते हैं? GI, ये क्या हो सकता है? ये आपका EZ हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है? EZ।
तो अगर ये EZ हो सकता है, ये भी EZ, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो थोड़ा मैथ वही लगा दिया, और क्या है, गजब इंसान हो थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं, हाँ सिस्टांस भी वही आएगा बेटा, ठीक है, वही इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी आज? यू आर नॉट, वो एनर्जी नहीं है तुम्हारी कल वाली आज। हाँ कुछ है, क्या हो गया? फोन आ गया क्या? फोन आ गया क्या? अच्छा ठीक, घर से और किससे? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं इसका, अरमान वकील, ज्यादा वकील ही जान झाड़ो यहाँ पे, पढ़ाई ध्यान दो। 14 को हम करेंगे तुमसे कि फिर हम करेंगे वकालत, हमारे उसमें कोर्ट में रहोगे आप पेश, ठीक है ना, आ जाइए। ये 23 दिख रहा है ना आपका? चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सुनो, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल बेटा, क्योंकि नंबरिंग एक ही तरफ से दे सकते हैं, दिस इज अनसिमेट्रिकल। एन की वैल्यू आपको बतानी है, ओपिनियन पोल कर लेते हैं। एन की वैल्यू के लिए ओपिनियन पोल कर लेते हैं, देख कितने लोग जवाब दे रहे हो, सारे लोग को जवाब देना है। एन की वैल्यू 4, 3, एन की वैल्यू 3, 2, एन की वैल्यू 2 वाले हाथ उठाओ अच्छे से, 2 वाले हाथ उठाओ, एन की वैल्यू 2। यस, क्या नाम है आपका, नाम बताओ। शिवम, ठीक है, 2 कैसे बेटा? कौन सा एक? एक तो तुमने ये बता दिया, ये वाला एक ही हो जाएगा है? एक ही हो गया, दूसरा एक वो हो गया, और एक ये हो जाएगा, तब कौन से 2? ए, कौन बोला एक होगा? कौन सा वाला एक होगा? अब नाम निकालो, अब लो नाम ना टीचर का, बहुत कूद रहे थे नाम लेने में, अब नहीं अब बोलती नहीं निकल रही है, बैठ जाइए। कौन समझा सकता है कि एन की वैल्यू 2 होगा? रेज योर हैंड, कौन एक्सप्लेन कर रहा है एन की वैल्यू 2 होगा? एनीवन? अरे इतने सारे हाथ उठाए थे एन की वैल्यू 2 वाले, हाथ उठाओ, कितने लोग करें एन की वैल्यू 2? एन की वैल्यू 1, गुड। तो सबसे पहले ये तो शो नहीं करेगा, हमने आपको पहले बता दिया। इधर क्या हो गया, सेम हो गया, एच एच। और हमने बोला था ट्रिपल बॉन्ड वाला शो नहीं करता है, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, लीनियर स्ट्रक्चर कारण वहां डिफरेंट एरियल डिस्टेंस होगा ही, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो केवल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। हम सब याद रखते हैं कब कौन क्या बोल रहा है, समय आने पर फिर हम उससे बोलते हैं अब बोलो, अब दिन भर जाप करो उस नाम के साथ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पिताजी बस यही बोले हैं, पिताजी से जरा आज बात करवाओ, और फिर उनको फोन पे ही नाम बोलना। एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 1। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू, ओवर स्मार्ट बनते हैं बच्चे, औकात कुछ भी नहीं है, नाम लेने की भी नहीं है, जिसका नाम ले रहा उसने अपना नाम तो बना लिया। तुम्हारा क्या नाम है जी? 12th भी पास हुई, बाई पास हुई नहीं पता। ई और जेड क्या हो गया, 2 बना, ई और जेड। बुरा तो नहीं लगा बेटा? बुरा तो नहीं लगा मेरी बात? बोलो, लगा कि नहीं? बुरा नहीं लगा तो लगना चाहिए था, अब बुरा लगा तो क्या कर लोगे? ठीक है ना, चलो आ जाओ, हर आंसर तैयार है हमारे पास, ठीक है ना। चलो साहब, तो ये 2 बने जिसमें एक ई है और दूसरा क्या होगा, जेड, या एक सीस होगा दूसरा क्या होगा, ट्रांस। इसके रिस्पेक्ट में ये एच है और यहाँ एच है, तो क्या हो गया, ये ट्रांस और सीस ओरिएंटेशन दोनों में रह सकता है। चलिए साहब आइए क्वेश्चन नंबर 4। चलो आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, ये अनसिमेट्रिकल है, वाह मास्टर, ये तो आंख बंद करके हम बता देते हैं, तुम तो एन की वैल्यू बताओ, टफ वाला मेरे से पूछेगा, एन की वैल्यू बताओ रे। चलो ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल। एन की वैल्यू 4, जवाब सभी लोग दो, पीछे वाली लाइन आप लोग भी जवाब देना, ठीक है ना।
हाँ आप ही लोग को बोल रहे हैं, यस, ठीक है ना, जो बाहर वो उसको परेशान कर रहे थे को, क्लास के बाहर, है ना। चलो 4 3 3 1 2, वेरी गुड। टू कौन कौन सा, एक तो ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम। एक ये होगा, टू कैसे हो गया रे, वेरी गुड, ये रिंग आ गया, एक sp3 यहां, एक sp3 यहां, और दो सेंटर मिलकर एक जीआई सेंटर बनाते हैं, दो sp3 मिलकर एक जीआई सेंटर बनाएंगे। तो आपके सामने यहां हो गया n की वैल्यू 2, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, बोले तो 2 टू द पावर 2, बोले तो आंसर कितना हो गया 4, आंसर कितना हो गया 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, लालायित है, बोलो है प्रस्तुत, बताओ जवाब दो। एन की वैल्यू जिसने बता, अच्छा आधा मैं बता देता हूँ, अनसिमेट्रिकल है, नहीं तो नहीं नहीं आधा मैं बताऊंगा, अरे नहीं नहीं मुझे बताना, अरे रुक जाओ, अनसिमेट्रिकल है। चलो एन की वैल्यू जिसने इसमें बता दी ना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसका जीआई तैयार है। अपना आंसर अपने पास सोच लो, सोच लो, सोच लो, जिसका जो आंसर आता जाएगा वो अपनी जगह खड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। कितने लोग का आंसर आ रहा है, 5 5 1 1 1 वाले खड़े हो जाए बेटा, हाँ दम दम खड़े होते जाओ, अपने जगह खड़े होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको खड़ा करूंगा, हर ऑप्शन में खड़ा करूंगा। 1 पे थी आप, 1 पे थे ना, 5 1 4 4 4 वाले खड़े हो जाए, गुड, 2 खड़े हो जाए, 2 वाले, जो भी 2 वाले खड़े हो जाए एकदम आराम से, जो बैठे होंगे तो हम उनसे पूछेंगे रीजन कि तुम्हारा आंसर क्या है, बाकी जो बैठे उनसे पूछेंगे उनका आंसर क्या है, क्योंकि उनको कुछ अजीब सोच लिया होगा उन्होंने। हाँ 2 वाले खड़े हो जाए, 2 वाले धीरे धीरे खड़े हो रहे सब, देख के एक दूसरे को, बता तेरा क्या है, तेरा क्या है, हाँ एक ऐसे कर रहा है, आंसर मेरा 2 है, 2 2 2 2 2 2 2 2, हाँ यस यस यस, उसको भी खड़ा करो, हाँ नहीं खड़ा होना है, चलो जिनको नहीं पता वो खड़े हो जाए, जिनको नहीं पता वो खड़े हो जाए, फिर जो बैठे रहेंगे हम उनसे उनसे पर्सनली जाके उनसे आंसर पूछेंगे, जिनको नहीं पता वो खड़े हो जाए। यार ये हुई ना बात, सर ये ऑप्शन आपने बहुत बेहतरीन दिया है सर, हम तो बस यहाँ टाइम पास करने आते हैं, दिमाग थोड़ी लगाने आते हैं, नहीं पता में हम जरूर खड़े हो गए, वाह 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 वाह। 3 वाले खड़े हो जाएं, तुम भी मोहित खड़े हो जाओ, कहीं अकेले बैठोगे यार, किसी का नाम ले लेना, तुम भी, सबको खड़ा ही कर दिया, पता ही कहाँ कौन किस लिए खड़ा है, बैठ जाओ सब लोग, मैंने स्कैन कर लिया किसका क्या आंसर है। अब सुनो ध्यान से, एन की वैल्यू, सर आंसर तो बता दो, बताऊंगा ना, एक ये हो जाएगा, हाँ ये नहीं होगा, एक ये हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या, यस आपने नहीं देखा, एक एच इधर, एच इधर, रिंग पे भी देखना होता है, और दो sp3 सेंटर मिलकर एक जीआई सेंटर बना, तो आंसर कितना हो गया 2। अच्छा 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 अच्छा, ये भी है क्या, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में 8 कार्बन से जीआई स्टार्ट होती है, कितने की रिंग है ये, 8 की रिंग है, तो एक ये भी हो गया, तो क्या हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो अलग सिस्टम बनाएगा, ये अलग सिस्टम बनाएगा, एंडोसाइक्लिक, मैंने कहा ना जिसने इसका सही जवाब दिया उसका तो हर कंसेप्ट हो गया, डबल बॉन्ड वाला भी आ गया, रिंग वाला भी आ गया, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड वाला भी आ गया, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 3,
तो टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power n 2 to the power 3। आंसर कितना हो गया? 8। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। चलो आधा मैं बता देता हूं। अनसिमेट्रिकल, मास्टर कहीं का। अनसिमेट्रिकल, चलो n की वैल्यू बताओ। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल तो ओएमआर फिल हो गया। जवाब देती हो एमआर फिल। बंदूक की गोली होती है, पर बंदूक से निकल गई तो वापस नहीं जाएगी। n की वैल्यू 5। जल्दी जल्दी हाथ उठा, इस बार इतना टाइम नहीं लेंगे। 4, 1, एक वाले, वेरी गुड वेरी गुड, एक वाले हाथ उठाओ, एक वाले हाथ उठाओ। 2, 3, 2। चलो देखते हैं, एक तो ये वाला हो जाएगा। नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता, सेम हो गया, सेम। एक ये हो गया, एक ही तो हुआ। अच्छा 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 अच्छा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, एक ये हो गया। 2 sp3 मिल गए कि नहीं मिल गए? और 2 sp3 मिल गए तो ये क्या बनाएगा? एक GI सेंटर। तो कितने हो गए? 2। तो 3 कैसे हो गया? नहीं 3 कैसे हो गया सर? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड आपने रिंग कितने की है? 6 मेंबर। और कहां से स्टार्ट होता है? 8 से। देखा दोनों क्वेश्चन में फर्क? जिसने इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया बेहतरीन से, उसका सब कुछ तैयार हो गया। तो ये इसके थ्रू भी नहीं होगा। तो अगर आपको याद ही नहीं है 8 से 11 या 12 एंड उससे अबव या 3 से 7 मैंने क्या क्या बताया था, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। टोटल नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 2। आंसर कितना हो गया? 4। क्यों गलती हो रही है, हैं? ठीक है, अगले पिछले वाले में तो भूल क्यों गया? भूलने से क्या होता है जानते हो? नंबर कम हो जाते हैं। क्लास में कोई जवाब दे रहा तो तुम्हें भी जवाब देना चाहिए था। चुन चुन कर आए हैं खाली। क्यों बेटा तुम नहीं जवाब दिए? नाम नहीं तो नाम जो ले रहे थे तुम जवाब नहीं दिए, क्या हुआ? बोलो ना, अब बोलो, क्या हुआ? आवाज कहाँ चली गई आपकी? तुम नहीं बोले भैया, ए तुम सही बोले हो? ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। चलो आइए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भाई मैंने कहा ना, इसी चीज के लिए तो मैं बदनाम हूं कि मैं क्वेश्चन बहुत कराता हूं। ईमानदारी से बताओ, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, अभी पढ़े लिखे हो, चूंकि GI जान चुके हो। ईमानदारी से बताना, मैं एक एग्जाम्पल लिखाया होता, सीधे ये फार्मूला लिखा के आंसर कितना हो गया? 4, खत्म। फिर ये लिखवाता, फार्मूला आंसर 3, मुश्किल से 2 से 3 मिनट भी नहीं लगता। ये सब बनाकर, ये सब लिखकर, इसके अलग अलग ओरिएंटेशन इसी में दिखाकर, ये सब दिखाकर, ये सब माइनस कर दो। सिलेबस भी समय पे कंप्लीट, कॉपी भी पतली पतली। समझ में आया? इनमें से एक एग्जांपल कराओ, ये इतने सारे कराने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। तो जो बोलते हो ना कि एसिड सर पढ़ाते तो कॉपी बहुत मोटी हो जाती है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा कराता हूं। कंटेंट कंटेंट सेम है, नंबर ऑफ GI सभी पढ़ाते हैं, टोटल कैलकुलेशन ऑफ GI, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। और ये भी याद रखना, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होंगे। अगर मैंने यहां पे 6 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो हर क्वेश्चन में अपना अपना कंसेप्ट लगा है। अगर एक क्वेश्चन भी कम कर दिया तो एक कंसेप्ट गायब हो जाएगा तुम्हारा, ये चीज समझ जाना। आइए अगला कंसेप्ट आ जाओ, ठीक है ना? तो ठीक है, अब बच्चे समझने लग गए हैं। अब जब बच्चे बोलते हैं ना कि वो तुम्हारा मास्टर कॉपियां भर देता है, तो अब जवाब दे देते हैं। तुम चुप रहो, कॉपी दिखा लो अपनी। कई बच्चे आके मुझे बोल देते हैं, अब जवाब, अब लोग बोलना बंद कर दिए। क्योंकि पहले क्या था, ऑफलाइन खाली होती थी, तो किसी टीचर के बारे में कुछ भी बोल दो, किसी को पता ही नहीं चलता था, जो भ्रमित कर दो वो भ्रमित हो गया। अब तो सीधे ऑनलाइन है, सिंपल सी बात है। और तो सीधे के इस बार तो मैंने फीडबैक ऑफ एसिड सर एक PDF बनाया था, जो टेलीग्राम पे डाला था, इसीलिए डाला था कि करो भ्रमित। हर एक क्वेश्चन को मैंने 17 के 17 क्वेश्चन को
क्लास में करवाया है और मैंने दिखा दिया है, हमने आपको पहले क्लास में भी दिखाया था, तो बस खत्म, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा वो ऑनलाइन आ गया सिस्टम, ठीक ना। चलो आ जाओ, क्योंकि 100 एक झूठ को 10 बार कह दो तो लोग उसको सत्य मानने लग जाते हैं। तो और अब समय ऐसा आ गया है ना, अब समय ऐसा आ गया है कि जो तुम अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुमने नहीं कहा कि अच्छा काम तुम कर रहे हो, उसकी क्रेडिट कोई और ले जाएगा। 10 खड़े हैं क्रेडिट लेने के लिए, तो अब आज के समय में कहना पड़ता है, ठीक है ना। चलो लिखो, नोट लिखो, लिखो नोट फॉर साइक्लिक सिस्टम, नोट फॉर साइक्लिक सिस्टम। कहना भी मैंने दूसरों से ही सीखा है, फॉर साइक्लिक सिस्टम। हाँ हाँ, लिखो डू नॉट यूज फॉर्मूला फॉर साइक्लिक सिस्टम डैश करके, फॉर साइक्लिक सिस्टम डैश करके, डू नॉट यूज फॉर्मूला when more than 2 sp3 atom, do not use formula when more than 2 sp3 atom of a ring, sp3 atom of a ring have different atom or group, have different atom or group attached to it, different atom or group attached to it, that is for cyclic system, that is for cyclic system, calculate GI manually, calculate GI manually by making all possible combination, by making all possible combination, by making all possible combination। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, साइक्लिक सिस्टम में जब दो sp3 एटम से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हो तो हम फार्मूला नहीं लगाते हैं, फिर मैनुअली ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मैनुअली। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये बना हुआ है केस, क्या यहां पे भी sp3 ये भी sp3 ये भी sp3 तीन डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? ये भी वही केस हो गया, ये भी वही केस हो गया। हमने इसको थोड़ा सा Cl को क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो अगर हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए तो कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनना, क्योंकि हम बेस डेस आपको पढ़ा चुके हैं। आप इसको बेस डेस से भी कर सकते हो, अप डाउन कंसेप्ट से भी कर सकते हो। बेस डेस थोड़ा बनाने में आसान है। तो हमने क्या कर दिया, तीनों Cl को क्या बना दिया हमने? बोलो, बेज। चाहे तीनों Cl को बेज बनाओ और चाहे तीनों Cl को डैश बनाओ, बात तो एक ही होगा। ये दोनों सेम है, मैं भी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। इनमें से एक को मैंने डैश बना दिया, एक को, मान लो ये वाला क्या बना दिया हमने? डैश। बाकी क्या है? बेज। या फिर एक को बना दो बेज, बाकी को बना दो डैश, बात तो एक ही है। इसके टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे? 2 जीआई। इसके बनेंगे टोटल जीआई 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। कैसे? अब समझना, ध्यान से, ध्यान समझना। ये हमारे सामने है, बहुत ध्यान से देखना। रेड वाला जो है वो Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना ध्यान से। क्या इस समय आपको आप रिफरेंस मान लो तो रेड वाला क्या है? बेज। क्या ये दिख रहा है? ये आपको ये दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है। मॉलिक्यूल अपनी जगह है, मॉलिक्यूल को नहीं चेंज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। आपको ये दिख रहा है, मुझको ये दिख रहा है। तो चाहे बेज हो चाहे डैश हो, तीनों बात तो एक ही है। डन हो गया? चलो साहब, अब हमने क्या किया, इस पर एक पे चेंज किया और आपके सामने ये बना दिया। इधर देखो, इसको, ये दो रेड क्या दिख रहे हैं आपको? वेज। लेकिन ये वाला डैश। दो वेज एक डैश आपको दिख रहा है, मुझे दो डैश एक वेज दिख रहा है।
बोलो ना, बात तो एक ही है। तो इससे टोटल कितने बन रहे हैं? 2, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। तो आंसर कितना हो गया? 2। डन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? चलो साहब, तो ये केस हो गया आपका ए। ध्यान समझना। अब हमने आपके सामने एक जनरलाइज फार्मूला लिखा है। पहले मैं सारे बनवाता था स्टार्टिंग में, इसका अलग बनवाता था, इसका अलग बनवाता था, इसका अलग बनवाता था, इसका तो छोड़ दो, इसका भी बनवाता था, सारे के सारे कितने बन रहे हैं। लेकिन वो अब एनटीए के सिलेबस के हिसाब से उतना डीप नहीं है, एम्स के हिसाब से था। हो सकता है इसके आने की संभावना कम हो। कम का मतलब जीरो नहीं होता है, कम का मतलब कुछ होता है। तो अगर एग्जाम में दिख गया आपको, अब टिक करके आ जाओगे, इतना मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं। समझ आया बेटा? यहां तो कोई डाउट की? हाँ। तो आप इसको बनाइए और इसको लिखिए, ध्यान सुनना। तो आंसर क्या है, इधर सुनो। ए अभी आपने बताया आंसर कितना आया? 2। तो जब हो आपके सामने ए तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा? 2। ए बी तो आंसर कितना आएगा बेटा? 3। और ए बी सी तो आंसर कितना आएगा? 4। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब इसको और आसान करवाऊंगा, देखना अभी एकदम दिमाग ग्रे मैटर में जाएगा। एक हमने निकाल दिया, ए 2, फिर चेंज एक किया, एक बढ़ा दिया, एक चेंज और एक और बढ़ा दिया। तो अपन ऐसे पढ़ेंगे ए बी सी 2 3 4। बोलो मेरे साथ, ए बी सी 2 3 4। हो गया ना? अब सुनो ध्यान से, दूसरा केस आ रहा है। 4 कार्बन की साइकिल, 5 कार्बन की साइकिल और 6 कार्बन की साइकिल। लेकिन इसमें ऊपर वाले में मैंने क्या किया? फर्क है। ऊपर वाले एग्जांपल में साइकिल कांस्टेंट है, रिंग कांस्टेंट है, ग्रुप बदल रहा हूं। यहां पे ग्रुप कांस्टेंट है, रिंग बदल रहा हूं। बोलो ना, यहां का आंसर आएगा 4। यहां का क्या आएगा? 4। और यहां का क्या आएगा? 8। 4 4 8। अरे मैं भी बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, ये भी मैं बताऊंगा। रटने कुछ भी नहीं दूंगा। अगर आप क्लास में एसिड सर के रटने की प्रवृत्ति से आए तो आप जा सकते हैं, और हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि हम आपको रटने नहीं देंगे। आप जा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप एक बार बैठ गए तो फिर रटना खत्म, फिर आप जा नहीं सकते। ध्यान समझना। तो इससे 4 बनते हैं, इससे 4 बनते हैं, यार इस सब मैं क्लास में बनवाता था, जितना दिखना सब, जब एम्स हुआ करता था। इसका तो बहुत बेहतरीन चीजें बताता था, हर तरह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेशन भी बताता था, सारी चीजें। तो सुनो ध्यान से, अब इसको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने का? ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अच्छा, ट्रिक का मतलब क्या होता है? नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, बट ट्रिक है तो ट्रिक है, और इसी पे एप्लीकेबल है। यानी कल कोई दूसरा मॉलिक्यूल पैदा करके लाकर ट्रिक लगा दिया, इन सब पे लगाया गया है, लग गया है तो ठीक है। जहां n इक्वल टू है नंबर ऑफ आइडेंटिकल पेयर, नंबर ऑफ आइडेंटिकल पेयर। सर कैसे एक्सप्लेन करो? इधर देखो, इधर देखो, जहां पेयर बने उसी की वैल्यू है, जो पेयर नहीं बना पा रहा है उसको बाहर करो। ध्यान सुनो, पवन इधर देखो बेटा, तुम्हें क्या लगता है मास्टर मतलब सब पे निगाहें जाती है उसकी? तुम पता नहीं चलता होगा, बहुत तेज है आंखें, चील सी आंखें हैं। कैसी? झील सी नहीं, चील सी। गजब इंसान हो। मैं बोल रहा हूँ चील सी, वो कर रहा है झील सी। ठीक है, अब ध्यान समझना। ये देखो, ये पहले तैयार रहते हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है। ठीक है ना? बस, हाँ, पता ही नहीं चला टाइम, तो आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने। हाँ, ये तो जब पढ़ने में मन लगता है ना तो समय का वैसे ही पता नहीं चलता है। ये चीज रिलेटिव होती है। कभी कभी 1 घंटा 1 मिनट के समान खत्म हो जाता है, और कभी कभी 1 मिनट 1 घंटे के बराबर कटता है। फर्क होता है, रिलेटिव चीजें हैं। आ जाओ वापस आ जाओ। नंबर ऑफ आइडेंटिकल पेयर। अच्छा, एक बात सुनना, ये तभी वैलिड है जब पेयर सारे कैसे हो? सेम। जैसे होता, क्या यहां सब सेम है कि नहीं? तो पेयर कितने बन गए बेटा? एक ही पेयर बना। जो पेयर नहीं बना पा रहा उसे बाहर करो। पेयर कितना बना? 2 टू द पावर 1। आंसर आ गया 2।
इधर बताओ ये कितने पेयर बना रहा है? एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 पेयर, 2 to the power 2 4 हो गया ना? ये कितने पेयर बनाएगा? एक पेयर ये बनाया, एक पेयर इसने बनाया। जिसने पेयर बनाया उसको रख लो, जो नहीं बनाया उसको बाहर करो। 2 to the power 2 कितना हो गया? 4। ये कितने पेयर बना रहा है? एक पेयर आपके सामने ये बना, एक पेयर आपके सामने ये बना, एक पेयर आपके सामने ये बना, 3 पेयर। 2 to the power 3 कितना हो गया? 8। क्या रटना पड़ रहा है क्या आपको? आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? बोलो। अब अपन कैसे पढ़ेंगे? इधर देखो, ये तभी है जब सारे ग्रुप सेम हो, सारे ग्रुप सेम हो तभी हम इसको वैलिड करें। यहां सारे ग्रुप क्या है? सेम। यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम। तो अपन ऐसे पढ़ेंगे, सुनना। पहले ऊपर वाला केस है, 3 केस। जब रिंग कांस्टेंट है, ग्रुप अलग अलग है। ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8, 4 5 6, 4 4 8। जब मैंने ए ए ए ए बी, ए बी सी बोला तो ग्रुप बोला, उसमें रिंग क्या है? कांस्टेंट 3 की, 2 3 4। और जब मैंने 4 5 6 बोला तो फिर मैंने ग्रुप नहीं बल्कि रिंग की साइज बोली, और सारे पेयर क्या थे? आइडेंटिकल। सारे ग्रुप क्या थे? आइडेंटिकल। तो कैसे बोलेंगे? वापस आओ, मेरे साथ बोलो सब लोग। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको रिपीट करना कम से कम 3 4 बार। ए ए ए, रुक जा रे। हाँ, क्रेडिट कार्ड वाले पीछे पड़ गए बहुत सारे। क्या कहा मेरा क्रेडिट कार्ड? कोई खर्चा वर्चा है नहीं तो कैसा, मतलब कोई खर्चा ही नहीं हमारा। अच्छा वापस आ जाओ। हाँ सुनो, ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। वंस अगेन एवरीबॉडी, ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। 4 बार और बोलना है, और अब बढ़िया से बोलना, एकदम सिंक्रोनाइज होके बोलो। ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। वंस अगेन, ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। वंस अगेन, once again, once again, ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। बेहतरीन जवाब। यू इस मिल्की वे में आप एकदम एक्सक्लूसिव हो चुके हैं। मैं मिल्की वे की बात कर रहा हूं, मैं कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे ही नहीं सकता। अपनी गैलेक्सी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मैंने कहा ना, जब ऑर्गेनिक अपना कंप्लीट होगा कोर्स, मजो आ जाओगे तुमको। ए, क्या बोलता तू? इधर देख। नोट, GI are also called as diastereomer. GI are also called, नया चैप्टर अगले टाइप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद केवल डेफिनेशन हम आज लिखेंगे, टॉपिक अगला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एकदम सही समय पे आज समाप्त हुआ है। हाँ, शाम को ऑप्टिकल लेकिन आज स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो आपसे आगे चल रहे हैं। हाँ, वापस आ जाओ। तो GI आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर। अब डायास्टीरियोमर आपके लिए नया शब्द है। तो प्यारे बच्चों, डायास्टीरियोमर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में, बट थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि डायास्टीरियोमर क्या होता है। डायास्टीरियोमर एक स्टीरियो आइसोमर है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। एक बात बताओ, ये कौन सी एल्कीन हो गई? सिस। और ये कौन सी हो गई? ट्रांस। क्या दोनों दूसरे के मिरर इमेज है क्या? क्या इसका मिरर इमेज ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मिरर इमेज तो यही होगा ना। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर, मैंने स्टीरियो आइसोमर कुछ भी हो सकता है। वो ऑप्टिकल वाला भी हो सकता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो जीआई वाला भी हो सकता है जो सामने पढ़ा हुआ है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इनएंशियोमर, डायास्टीरियोमर, मीजो और रेशमिक मिक्सचर डिस्कस कर रहे होंगे। और याद रखना, आज तक जितना पढ़ा दिया है ये पूरा रिवाइज करके मंडे को आना, बिकॉज ऑप्टिकल एकदम आप लोगों के लिए नया होगा। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा बेटा इसको, बिकॉज ऑप्टिकल एकदम आपके लिए नया होगा, कईयों लोगों के लिए, और जो पढ़कर आए हैं उनके लिए भी नया होगा। यहां बहुत कुछ नया सीखने वाले हो ऑप्टिकल में। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है,
फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H8। हम इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे थे तब हमने इसको किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। तो बेटा सबसे पहले क्या काम था हमारा? सबसे पहले वही तरीका ड्यू। ड्यू कितना आया? कार्बन को करा एक ज्यादा, हाइड्रोजन को करा आधा, डिफरेंस आया 1। और एक ड्यू से क्या क्या हो सकता है बेटा? एक पाई बॉन्ड, जो कि क्या होगा आपके सामने? ए साइक्लिक, और क्या होगा? एक रिंग, दैट इज हो जाएगा वो साइक्लिक। साइक्लिक। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? ए साइक्लिक की। और ए साइक्लिक हम बनवा चुके हैं आपको, तो आप पहले बना देता हूं। क्या बनेगा? एक 2 3 4। क्या एक आपके सामने ये बन जाएगा? यहां बनाओ, बात तो एक ही है। वैसे हम आपको टिक मेथड से ही बता चुके हैं, टिक मेथड से ही बता चुके हैं, बोलो ना, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। वापस आ जाओ। 1 2 3 4, क्या एक ये बन जाएगा? और 1 2 3 4, क्या ये बन जाएगा? कितने स्ट्रक्चर बन गए? अरे स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने बने? 3। क्या ये जीआई शो करेगा? पहला वाला जीआई शो करेगा, लास्ट वाला जीआई शो करेगा, बीच वाला जीआई शो करेगा। हाँ, और ये जीआई शो करेगा तो इसको हम, एक बनेगा आपके सामने सिस वाला, और एक क्या बनेगा आपके सामने? ट्रांस वाला। ये हो गया सिस और ये क्या हो गया? ट्रांस। तो टोटल पॉसिबल ए साइक्लिक कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। अब एक बच्चा का सर 4 कैसे हो गया? 1 2 3 और 2 5 हुआ ना। गजब के इंसान हो, इसी को दो तरह से बनाए रे। बल्कि सच्चाई बोलूं, पूछो क्या? पहले पूछो क्या? एक साथ बोलो क्या? रियलिटी में ऐसा पाया नहीं जाता है। रियलिटी में मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। या तो तुम्हें ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। सच्चाई तो ये है। स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 3, लेकिन पॉसिबल 4। चलिए साहब, अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं बी वाला, साइक्लिक। और साइक्लिक की बात करें तो तरीका क्या बताया था? सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग बनाओ। क्या बोला था? सबसे पहले सबसे बड़ी रिंग बनाओ। कितने की बना दी? 4 की। अब उसको छोटा करते जाओ, तो 4 की रिंग कितने में आ गई? 3 में। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगी? अगर इस पर एक और मिथाइल आ गया होता तो वो जीआईसो करने लगता, लेकिन ये जीआईसो नहीं कर रहा। समझ में आया बेटा? तो ये कितने हो गए? 2। तो अब मेरा क्वेश्चन है, टोटल, क्वेश्चन सुनो, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो गया? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कितना हो गया? बोलो बेटा। 3 + 2 = 5। और अगर हमने इसी को पूछ लिया टोटल पॉसिबल आइसोमर, टोटल पॉसिबल आइसोमर, तो आंसर कितना होगा बेटा? 4 + 2 = 6। तो इसका आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 6। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, टोटल पॉसिबल एल्कीन 4, पॉसिबल एल्कीन 1 2 3 4। मिलेगा क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल में, गलती करोगे। उसने लिख रहा है आंसर टोटल पॉसिबल एल्कीन में 3, और तुम मेरे पास डाउट लेके आओगे, सर 3 ही तो बन रहे हैं। हमने कहा पूछा, पॉसिबल पूछ रहा है, वो आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा। पॉसिबल में स्टीरियो भी इंक्लूडेड हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? बोलो है ना। तो क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका कैसा हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे हम आपको और क्वेश्चन भी देंगे टेलीग्राम के थ्रू, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हम आपको और क्वेश्चन देंगे टेलीग्राम के थ्रू। समझ में आया? चलिए, तो अगली क्लास से हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? तो कैसे पढ़ेंगे पहले देख लो, फ्लो ऑफ क्लास देख लो। यहां कुछ नहीं है, ए प्लीज लिख, यहां कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। अगर बना के लाओगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लास में बहुत समय कंज्यूम होगा बनाने में। इसके बाद ये चीजें नहीं बनानी है, ये समझाने के लिए लेके आया हूं मैं, ये भी केवल मैं समझाने के लिए लाया हूं। आफ्टर दैट ये चीजें हाँ लिखनी है आपको। यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे हम, कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे।
ये फोटो बनाना है आपको, ये नहीं बनाना है, क्लास में खुद बनाऊंगा फोटो। ये नहीं बनाना है, ये आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से उठाया हुआ है, बना भी सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। फिर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आगे के, और बहुत सारे क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, पहली बात, आपका होमवर्क हो चुका है ईएलपी नंबर 5 तक। सुनो मेरी बात, ईएलपी 5 तक का होमवर्क है। मॉड्यूल में भी अगर आप जाओगे तो वहां पे एक्सरसाइज 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अलग सेक्शन बना हुआ है, आप वहां से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी हम उसको अपडेट कर देंगे। संडे बोले तो, संडे बोले तो फेस डे। तो एक बार जरा वापस से बोल दो, ए ए ए, वापस आ जाओ, ए ए ए। बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन एनटीए तक आवाज नहीं पहुंची अभी तक, वापस जाओ, ए ए। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। वेलकम टू यू ऑल। क्या रे, 4 हो गए ना पॉसिबल आइसोमर, तो देख 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। वही मैंने क्लास में बोला था, कुछ बच्चे ऐसे गिन लेते हैं, समझा कि नहीं। आ जाओ। कौन रे, लॉग आउट कर दे।